आज हमारे साथ है अनुराग ठाकुर, बीजेपी का युवा चेहरा, और जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं मैन ऑफ द मैच, क्योंकि जैसे या बात हो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की, जेएनयू मामले की या इशरत जहां मुद्दे की, उसमें अनुराग ठाकुर हैं बिल्कुल सेंटर में, लीडिंग द चार्ज। आपका स्वागत है अनुराग जी। धन्यवाद। नमस्कार जी। एक चीज शुरू में बताइए, इंडो पाकिस्तान मैच आपकी क्यों इतनी सारी जिद थी कि धर्मशाला में ही होए, जब सोल्जर्स की फैमिली वहां पे थोड़ा दुख अफसोस कर रही थी, तो धर्मशाला ही क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? देखिए, पहले समझना होगा कि विश्व कप के मैचेस मिलते कैसे हैं। एक वर्ष पहले आयोजन स्थल कौन कौन से होंगे वो तय हुए। कई महीने पहले तय हुआ कि किस ग्राउंड पर क्या मैच होगा। मैच 19 तारीख को। उतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? देखिए, पहले समझना होगा कि विश्व कप के मैचेस मिलते कैसे हैं। एक वर्ष पहले आयोजन स्थल कौन कौन से होंगे वो तय हुए। कई महीने पहले तय हुआ कि किस ग्राउंड पर क्या मैच होगा। मैच 19 तारीख को था और 9 तारीख तक प्रदेश सरकार ये तय नहीं कर पा रही थी वो सिक्योरिटी देगी नहीं देगी। दूसरे देशों की टीम ने आना है, आपके भरोसे आते हैं कि यहां पर उनकी टीम सुरक्षित रहेगी। और इससे केवल हिमाचल का नुकसान नहीं हुआ, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अगर कालक पोतने का किसी ने काम किया है तो हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने किया है। पाकिस्तान को अगर किसी ने मौका दिया है हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाने का तो उन्होंने दिया है, नहीं तो पाकिस्तान की 1% कोई ताकत नहीं थी ये कहने की कि हिंदुस्तान में उनकी टीम सुरक्षित नहीं है। सन 2005 में और 7 में पाकिस्तान की टीम आने पर मुख्य अतिथि भी वीरभद्र सिंह जी थे। सबसे आगे खड़े होकर फोटोग्राफ्स ये खिंचवाते थे और गुलदस्ते देने वालों में से ये थे। तो अब इनको कारगिल का युद्ध याद नहीं आया, इसलिए जो राजनीति इन्होंने की है वो बड़े हल्के स्तर की है। पर राजनीति आपने भी किया, 2005 का आपने जिक्र किया, उसमें आपने अपोज किया था उस मैच को जिसमें वीरभद्र जी चीफ गेस्ट थे। मैंने अपोज नहीं किया, उस समय भी मैं ही होस्ट था क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर उस समय विरोध नहीं था तो आज क्यों है। अगर विरोध हो तो बायलैटरल सीरीज पर जो 2 देशों के बीच में खेली जाती है हम उस पर प्रश्न उठा सकते हैं कि क्या एक देश दूसरे के साथ खेलेगा नहीं खेलेगा। लेकिन जब मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है जहां पर 26 टीमें भाग ले रही हैं, तब क्या भारत ये कह सकता है कि हम किसी देश की टीम के साथ नहीं खेलेंगे? ये नेशनलिज्म का क्या खेल करते हैं? जेएनयू वाले में आप कहते हैं हम नेशनलिस्ट हैं, क्रिकेट मामले में वो कहते हैं हम नेशनलिस्ट हैं। देखिए, मुझे नहीं पता इसके तार कहां से जाकर क्रिकेट से जुड़ गए, लेकिन ये सच्चाई है कि 24 जनवरी को जब मैंने संसद में प्रश्न उठाया और कांग्रेस के नेता भाग खड़े हुए, उनके पास कोई उत्तर नहीं था, तो 26 तारीख को हिमाचल की सरकार लिखती है कि हम इस मैच की सिक्योरिटी नहीं दे सकते। जहां तक आपने जेएनयू का विषय उठाया प्रिया जी, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से जो विश्वविद्यालय बना, आज वहीं पर उनके परिवार की चौथी पीढ़ी जाकर वहां पर उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाती है जो देश को बंदूक की नोक पर जीतना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, जो आतंकवादियों को शहीद बताते हैं। क्या उन लोगों के साथ वो जाकर खड़े होंगे? तो देश को बताना होगा कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ या अलगाववादी माओवादी विचारधारा के साथ क्यों खड़ी है। वेस्ट बंगाल के चुनाव में इकट्ठे खड़े हो जाएंगे आपको। और पश्चिम बंगाल में भी अगर कम्युनिस्ट और कांग्रेस इकट्ठी आती है तो जिस ओर मैं इशारा कर रहा हूं कि इस देश में अराजकता लाकर, देश की बर्बादी के नारे करके, आतंकवादियों को शहीद बताकर, तो कांग्रेस उस दिशा में बढ़ रही है कि सत्ता में आने के लिए किसी के साथ हाथ मिलाएगी। तो मैं सोनिया जी से पूछना चाहता हूं, ये गांधीवादी की बात करने वाले आज माओवादी अलगाववादियों के साथ क्या कर रहे हैं? ये एक चीज बताइए, कांग्रेस क्या कर रही है, हम कांग्रेस से पूछेंगे, आप लोग क्या कर रहे हैं? हर कैंपस में अनरेस्ट हो रहा है, चाहे वो रोहित वेमुला केस हो, चाहे वो फैशन डिजाइन पूना में हो, चाहे जेएनयू में हो। ये लोग कहते हैं कि एबीवीपी के वाले ही यही फर्मेंट कर रहे हैं, शिकायतें ले रहे हैं, उनके मंत्री लोग उनको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखिए, अगर मेरे सामने कोई नारा लगाएगा इस देश के टुकड़े होंगे 1000, इंशाल्लाह देश की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तो मैं तो नहीं सुनूंगा। अगर आप सुन सकती हैं, आपके दर्शक सुन सकते हैं तो वो अलग बात है। कोई भी सच्चा भारतीय अपने जो नारे लगा रहे हैं उनको पकड़े, लेकिन रोहित वेमुला का क्या गलती थी कि उनके खिलाफ हुआ? ये कन्हैया का भी अभी तक चल रहा है कि उन्होंने बोला था या वो खड़े ही थे जब लोग बोल रहे थे, उनका भी अभी डाउट है। जो बोल रहे थे उनको पकड़िए। स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट के सामने नारे लगते हैं, बगैर परमिशन के प्रोग्राम करवाया जाता है, उसका विरोध करने के बजाय उसका समर्थन करते हैं। लेकिन जब जेल से छूटकर वो आते हैं तब भारत माता की जय। तो अब लगता है पता नहीं कितना ज्ञान प्राप्त जेल के अंदर हो गया। चंद दिनों की जेल ने सिखा दिया कि राष्ट्रभक्ति क्या है। लेकिन जब कुछ मीडिया के लोगों ने आकर उसको एक बहुत बड़ा नेता बनाने का प्रयास किया तब उन्होंने क्या कहा, भारत के फौजी रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं। जो उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की बातें सामने आ रही हैं, अब वो मीडिया के लोगों को भी सोचने की जरूरत है
कि किस एक को, जिनको लगता था राहुल और बाकी नेताओं को जो नेता नहीं बना पाए, अब इनको बनाने का प्रयास किया तो वो भी ठप हो गया। उनकी नैया पर सवार होने का प्रयास किया तो उनकी नैया पहले डूब रही है। ओवैसी कह रहा है कि मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, तो वो एंटी नेशनल हो गया। ये ऑन डिमांड नेशनलिज्म जो होती है कि हर आदमी बोले भारत माता की जय, बोलेंगे लेकिन अपने टाइम पे बोलेंगे। भाव है, आखिरकार अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो एक अभिव्यक्ति है, आप करते हो कि अपना देश के प्रति आप अपना जोश दिखाते हैं, समर्पण दिखाते हैं। अगर वो नहीं बोलना चाहते, हम उनको मजबूर नहीं कर रहे, लेकिन देश जानना चाहता है कि कम से कम जो देश के टुकड़े करने वाले हैं आप उनके साथ खड़े ना हो, जो देश की बर्बादी चाहता है आप उनके साथ खड़े ना हो। आप देश के अंदर जहर फैलाकर जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम ना करें। हाँ। इस देश की सबसे बड़ी ताकत है कि हम सब लोग अलग अलग जाति, धर्म, बोलियां बोलकर भी इकट्ठे हैं, अनेकता में एकता। ऐसा लगता है कि आईपीएल का कोई शाप है, चाहे विजय माल्या हो, ललित मोदी हो, शशि थरूर, डेक्कन चार्जर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, हर टीम में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए, टीमें बहुत अच्छा कर रही हैं, आईपीएल बहुत अच्छा कर रहा है। ओनर्स अगर कुछ ओनर्स की दिक्कत है तो मुझे लगता है उसको पूरे खेल, पूरे टूर्नामेंट पर नहीं डालना चाहिए। आपकी मालिकों को क्या एडवाइस है, जो आईपीएल के मालिक हैं, कि वो ज्यादा अपने सोच समझ के इन्वेस्ट करें? केवल इतना ही एडवाइस है कि ये खेल है और देश इसको देख रहा है। ये केवल आपका बिजनेस एम्पायर नहीं है, ये भारत का सबसे लोकप्रिय खेल भी है। खेल के साथ खेले नहीं, खेल को बढ़ावा दें। सही गलत एक बात है, दूसरी बात जो है कि ये फेक एनकाउंटर में किसी को मार डाल दिया गया, ये फेक एनकाउंटर जस्टिफाइड है? एलईटी का कहना, डेविड कॉलमैन हेडली का कहना, एनआईए एनएसए का कहना, आईबी राव पुलिस का कहना, सारी दुनिया ने उसको आतंकवादी माना, लेकिन कांग्रेस ने नहीं माना। जो वो बंदूक की नोक पर मोदी जी को खत्म नहीं कर पाई, वो कांग्रेस ने हाथ में ले लिया कि उसको राजनीतिक तौर पर खत्म किया जाए। वो गोली से नहीं मार पाई, इन्होंने झूठे केसों से मोदी जी को मारने का प्रयास किया है। क्या राजनीति थी 2004 से 2014 तक, क्या मोदी जी ने झेला होगा, ये आप मुझे बताइए। 6 अगस्त 2009 के एफिडेविट को सितंबर 2009 में बदल दिया जाता है। 50 दिनों के अंदर कौन वो नेता था, किसके कहने पर एफिडेविट बदला गया, किसने नोटिंग करवाई, वो जानकारी देश के सामने आनी चाहिए और एक एक बात का पता चलना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो, और इशरत जहां आतंकवादी थी उसको फेक एनकाउंटर के साथ मत जोड़िए। आप कह रहे हैं फेक एनकाउंटर से मत जोड़ो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि फेक एनकाउंटर भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब याकूब मेनन को फांसी की सजा दी, अफजल गुरु को दी, देखिए जुडिशरी जो करती है आज उसके ऊपर भी आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं याकूब मेनन की बात, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इस देश में तय करना होगा कि वी कांट सी इंडिया एज अ सॉफ्ट स्टेट। इंडिया शुड नॉट बी सीन एज अ सॉफ्ट ऑन टेरर। हम कहीं ये छवि ना बनाएं कि हिंदुस्तान आतंकवाद के प्रति नरम रुख अपनाता है, और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। देश सुरक्षित हो, देश समृद्ध और संपन्न हो, उसके लिए हर भारतीय को काम करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कभी काम नहीं किया और रोजी रोटी खाने के लिए उनको कभी काम करना नहीं पड़ा, इसलिए अराजकता देश में फैला रहे हैं। जीएसटी नहीं ला रहे, बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी बिल नहीं ला रहे, कई और महत्वपूर्ण बिल नहीं ला रहे। क्यों? क्योंकि देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, और राहुल गांधी जी को काम करने की जरूरत नहीं, और बाकी देश के युवाओं को करने नहीं देंगे, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने नहीं देंगे, देश का माहौल खराब करेंगे, निवेश नहीं आने देंगे। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन निकल रहा है। चलिए, उस नोट पे थैंक यू, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया।